कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को मेरा सस्नेह नमस्ते। छात्रों, मैं आज आपको कक्षा 10वीं के कुमार भारती इस पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित पाठ 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। मित्रों, मेरे विचारों में इस धरातल पे शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जिसको पर्यटन के विषय में कोई रुचि न हो। इसी पर्यटन संबंधित यह पाठ है। पाठ का शीर्षक है गोवा जैसा मैंने देखा। पाठ के लेखक विनय शर्मा। पाठ पढ़ने से पहले चलो मैं आपको लेखक का परिचय करवा देता हूँ। लेखक विनय शर्मा, जिनका जन्म 1973 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। लेखक की यात्रा वृत्तांत ये सबसे पसंदीदा विधा है और दुग्ध शर्करा योग हमारा यही है कि इस पाठ की विधा भी यात्रा वर्णनी है। लेखक ने ललित और व्यंग निबंध भी लिखे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, लेखक का जो लेखन है अधिकांश स्व अनुभवों पर आधारित है। मित्रों, पाठ पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जो हमने जानकारी देखी है, इसकी शैली आपको लेखक के इस पाठ में, लेखक द्वारा लिखे इस पाठ में देखने को मिलेगी। गोवा, यह नाम सुनते ही सबका मन तरंगित हो उठता है। हो भी क्यों न। गोवा, यहाँ की आबोहवा, प्रकृति, जीवन शैली अपने आप में बहुत सुंदर और हर एक पर्यटक के दिल का आकर्षण बिंदु है। यही कारण था कि लेखक और लेखक के परिवार ने गोवा जाने की योजना बनाई। लेखक और लेखक के परिवारजन 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस से गोवा की ओर निकले। गोवा एक्सप्रेस जो कि निजामुद्दीन से गोवा जाती है वाया इंदौर, खंडवा। शाम 23 नवंबर शाम को लेखक और लेखक के परिवारजन अपने आरक्षित डिब्बे में अपने उचित स्थान पर बैठकर गोवा की तरफ बढ़े और जैसे गोवा की तरफ बढ़े तो उनका मन अति उत्साहित हो गया। रेलगाड़ी जैसे इंदौर से खंडवा के स्टेशन पहुंची, खंडवा स्टेशन पर लेखक के साड़ू भाई यानी साली साहिबा के पति, रिश्ता एक साली साहिबा के पति को साड़ू साहब कहते हैं। साड़ू साहब का परिवार भी लेखक के साथ जुड़ गया और अब लेखक और साड़ू साहब का परिवार गोवा की ओर बढ़े। पूरी रात में सफर कर जैसे सुबह का उजास निकलने लगा तो रेलगाड़ी मडगांव स्टेशन पहुंची। मडगांव स्टेशन जैसे पहुंची वैसे लेखक का ध्यान टैक्सी के हॉर्न ने खींचा और लेखक के परिवारजन इसी टैक्सी से मडगांव से बेलानियम रिसोर्ट की ओर बढ़े। मडगांव से बेलानियम रिसोर्ट 5 किलोमीटर दूरी पर था। जैसे टैक्सी से बेलानियम रिसोर्ट की तरफ वो चले जा रहे थे, शीतल हवाओं के झोंकों ने रात के सफ़र की पूरी थकान मिटा दी थी। कुछ ही देर में लेखक और लेखक के परिवारजन बेलानियम रिसोर्ट पहुँचे। इस बेलानियम रिसोर्ट को उन्होंने पहले से ही बुक कर रखा था, तो इसलिए वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें कुछ ज़्यादा परेशानी न उठानी पड़ी। उन्होंने आवश्यक खानापूर्ति करते हुए अपने अपने कमरों में वे चले गए। छात्रों, लेखक अपने कमरे से बाहर निकले उससे पहले मैं आपको गोवा की कुछ भौगोलिक जानकारी देना चाहता हूँ। गोवा हमारे देश के पश्चिमी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी है जो कि मांडवा नदी के किनारे स्थित है। मांडवा नदी एक 12माही नदी है, इसमें 12 महीने पानी बहता है। ऐसा होने के बावजूद भी यहाँ का जो मौसम है, मौसम में उमस तथा हवा में नमी होती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा चिपचिपाहट सा महसूस होता है। मगर ये जो चिपचिपाहट है वो मुंबई जैसी चिपचिपाहट नहीं। क्यों? क्योंकि गोवा अपने आप में हरितिमा से परिपूर्ण है। मुंबई में उतनी हरितिमा हमें देखने को नहीं मिलती।
लेखक अपने कमरे में जाकर फटाफट नहा धोकर नाश्ता करके गोवा के घूमने की योजना बनाने लगे। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम किए और जैसे शाम आने लगी, शाम को उन्होंने बेनालियम बीच जाने की योजना बनाई। छात्रों, गोवा की शाम यदि आपको सही ढंग से अपने नाम करना हो तो निश्चित रूप से आपको गोवा की शाम बीच पर बिताना ही पड़ेगी। और इसीलिए लेखक विनय शर्मा और उनके परिवारजन बेनालियम बीच पर शाम को जाने के लिए निकले। रिसोर्ट में जहाँ वे रुके थे वहाँ से बेनालियम बीच केवल 1 किलोमीटर दूरी पर था। बेनालियम बीच बहुत ही सुंदर रेतीला बीच है। परिवारजन के साथ विनय शर्मा जी जब बेनालियम बीच की तरफ निकले तो पहले उन्हें चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी और ऐसे लग रहा था कि कब अरब सागर का दर्शन होगा। उनका मन अरब सागर का दर्शन करने लालायित हो उठा था। जैसे वे आगे बढ़े, अरब सागर की सुंदरता को मन ही मन सोचते हुए कब सड़क खत्म हुई और रेतीला हिस्सा शुरू हुआ, लेखक को पता ही नहीं चला। मगर यहाँ पर और एक परेशानी बढ़ चुकी थी। रेतीला हिस्सा आने के कारण चलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि पैर रेत में धंस रहे थे और रेत में धंसने के कारण उन्हें और ज़्यादा ताकत लगाकर आगे बढ़ना था। अब वो अपने आप को रोक न पाए, धंसते हुए पैरों के साथ अब उन्होंने दौड़ने की कोशिश की और जैसे वे अरब सागर के करीब पहुंचे वैसे अरब सागर की लहरें मानो जैसे रणभेदी की तरह उनके कान में गूंजी। रणभेदी जैसे महाभारत में देखते हैं भीम किसी पे हमला बोलता है तो कैसे दहाड़ता है, वैसे वो लहरों की आवाज़ लेखक के कानों पर पड़ी और लेखक अपने आप को रोक नहीं पाए। अब उनके खुशी का कोई ठिकाना न रहा। लहरों को देखते ही लेखक ने अपने आप को उस लहर में लपेट लिया। साथ में जो बच्चे थे, बच्चे इस बेनालियम बीच के रेत पर रेत का घर बनाने लगे। रेत का घर क्या बनाते, लहर आती और उनका बनाया घर मिटा देती। मगर बच्चे हार नहीं मानते, एक घर मिटा और दूसरा घर बनाने की तैयारी उनकी शुरू। यह देखकर लेखक विनय शर्मा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जीवन की सीखी जो कि जीवन के लिए एक दार्शनिक तत्व है। वो ये कि जीवन में यदि आशावाद हो तो कोई बात असंभव नहीं होती। मित्रों, इसके बावजूद बेनालियम बीच का और एक सुंदर दृश्य है जहां पर पक्षी शाम के समय इस समुद्र के ऊपरी सतह पर मंडराते रहते हैं। वो मंडराती इसलिए कि शाम के समय लहरों के साथ जो मछलियां किनारे की ओर आती है उनका शिकार वो करते हैं। और जब तेज हवा के वजह से एक दिशा में उड़ते उड़ते थक जाते हैं तो वो समुद्र किनारे आकर बैठते हैं और वो जैसे आकर बैठते हैं वैसे बीच पर बैठे हुए कुत्ते उन पर झपट पड़ते हैं। ये जो एक दृश्य था पक्षी का समुद्र सतह पर मंडराना, मछलियों की शिकार करना, आकर बैठना और कुत्तों का उन पर लपटना, ये सैलानियों के लिए एक मुख्य आकर्षण केंद्र बिंदु होता है। इस तरह से बेनालियम बीच का बहुत आनंद, पूरेपूर आनंद लेखक और लेखक के परिवारजन ने लिया। बेनालियम बीच पर जब वो शाम धीरे धीरे गुजरती गई और जैसे जैसे अंधेरा होता गया, मान लो मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में इसका वर्णन अगर करना चाहूँ तो ऐसे कहना पड़ेगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। सूरज का अस्त हो गया था, सूर्य किरणें खत्म हो गई थी और चांद का प्रकाश चारों ओर फैल गया था। मगर इस चांद के प्रकाश में ये जो अरब सागर था और अधिक स्याह हो गया था। स्याह माने डार्क, गड़द, काला। और जैसे और रात बढ़ने लगी फिर लेखक और लेखक के परिवारजन अपने रिसोर्ट की तरफ चल पड़े। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर उन्होंने गोवा घूमने की योजना बनाई। गोवा घूमने के लिए वैसे तो कई व्यवस्था है, आप यहाँ पर बाइक किराए पर ले सकते हो, अपनी खुद की टैक्सी भी ले सकते हो, मगर लेखक ने बस से जाना अधिक
उचित समझा, क्योंकि उनके साथ बच्चे थे, इसलिए ज़्यादा रिस्क न उठाते हुए उन्होंने बस में जाकर गोवा घूमने की योजना बनाई। दूसरे दिन सुबह अपने सब काम नाम निपट कर, नाश्ता वगैरह कर कर जब वो बाहर निकल पड़े तो उनके मन में खान पान के बारे में एक विचार आया। छात्रों, किनारी प्रदेशों में खान पान की अगर बात की जाए तो मांसाहारी भोजन आपको वहाँ पर ज़्यादा पैमाने में मिलता है और सस्ता भी होता है शाकाहारी भोजन की तुलना में, और लेखक शाकाहारी थे और यही वजह था कि लेखक को अपने ही रिसोर्ट में बने किचन का जो खाना है वो हमेशा ही वही खाना खाना पड़ता था, क्योंकि किनारी प्रदेशों में अगर शाकाहारी भोजन की अगर आप खोज करने की कोशिश करें तो आपको मिलना मुश्किल, और साथ ही अगर आप उस पर ही अटे रहे कि अब होटल में जाकर शाकाहारी भोजन ले तो आपकी जेब ढीली हो सकती है। जेब ढीली होना मतलब अधिक मात्रा में आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। दूसरे दिन सबसे पहले लेखक अंजुना बीच पहुंचे। अंजुना बीच की यदि बात की जाए तो अंजुना बीच एक अपने आप में बहुत ही सुंदर बीच है, जो कि एक तरफ सुंदर पर्वतीय भागों से घेरा हुआ है और दूसरी तरफ इस अंजुना बीच के नीले पानी में आपको काले पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। ये नीला पानी नित्य रूप से इन काले पत्थरों पर पछाड़ते रहता है और पानी के पछाड़ने की वजह से इन काले पत्थरों में कई छेद पड़ गए हैं और कहीं कहीं जहां समुंदर पीछे आ चुका है वहां पर तो काई ने अपना घर बना लिया। अंजुना बीच बहुत ही सुंदर बीच है, नीला पानी, काले पत्थर, ये जो एक रंग का वहाँ पर कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में बहुत सुंदर नज़ारा वहाँ पर उत्पन्न करता है। अंजुना बीच और बेलिंगम बीच की अगर हम तुलनात्मक बात करें तो ये दोनों बीच व्यावसायिक बीच है, मगर इनमें कुछ अंतर है। अंजुना बीच जो है, अंजुना बीच काफ़ी गहरा है और काफ़ी गहरा होने की वजह से यहाँ पर मछुआरे नहीं आते। बेलिंगम बीच जो है थोड़ा उथला है और ये मछुआरों की अधिक पसंदी जगह है, जबकि अंजुना बीच जो है वो बॉलीवुड की अधिक पसंदीदा जगह है, क्योंकि यहाँ पर कई अनेक हिट फिल्मों की शूटिंग की, जैसे एक दूजे के लिए वगैरह। इस प्रकार से ये दोनों बीच अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मनोहर नज़ारा है। इसे देखते ही अपना मन अधिक रोचक और रोमांचक हो उठता है। इसके पश्चात लेखक कलिंगुड बीच गए। कलिंगुड बीच ये गोवा का सबसे लंबा बीच है, इसकी दूरी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर है और ये लंबा होने के कारण यहाँ पर पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं और अधिक संख्या में पर्यटक आने की वजह से यह यहाँ का एक अच्छा व्यवसायिक केंद्र भी है। यहाँ पर कलिंगुड बीच पर अलग अलग तरह के वाटर स्पोर्ट्स का मजा लिया जाता है। अनेक वाटर स्पोर्ट्स है, जिसमें तो कई वाटर स्पोर्ट्स हैरतगंज करने वाले हैं। हैरतगंज करने वाले वाटर स्पोर्ट्स में से पैराग्लाइडिंग ये एक बहुत ही रोमांचक ऐसा खेल है और इसी पैराग्लाइडिंग का आनंद लेखक ने अपने पत्नी के साथ उठाया। मगर पैराग्लाइडिंग जितना रोमांचक है उतना भयावह भी है, क्योंकि यदि ये पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स का आनंद लेते हुए हवा में जब आप लटकते हो, मान लीजिए कि रस्सी से अगर आपका हाथ छूट गया तो सब कुछ खत्म। मगर कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, अगर डर गए सो मर गए। इसलिए बिना डरे अगर हम इसका एक कोई आनंद लेना चाहते तो निश्चित रूप से कलिंगवुड बीच पर पैराग्लाइडिंग का आनंद जरूर लीजिए। इसके पश्चात लेखक दूसरे दिन कोलवा बीच गए। कोलवा बीच पर लेखक ने केवल बोटिंग का आनंद लिया और इस बोटिंग के आनंद में बच्चे काफ़ी मज़ा ले रहे थे। साथ में लेखक जब इन कोलवा बीच के लहरों को देख रहे थे, ये लहरें उठ रही थी और गिर रही थी और फिर उठ रही थी और गिर रही थी और फिर धीरे धीरे सब लहरें शांत हुई। इन शांत लहरों को देखते हुए लेखक के मन में एक ख्याल आया, लेखक के मन में एक विचार आया, क्या कि बनकर मिटना ही नियति है। यह जीवन के दूसरे दार्शनिक तत्व की बात लेखक ने यहाँ सीखी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेखक 23 नवंबर को
गोवा की यात्रा पर निकले थे, ये जो समय है, ये समय निश्चित रूप से नवरात्रि का समय होता है। तो इस नवरात्रि का आनंद भी लेखक को गोवा में लेने को मिला। नवरात्रि के समय हमें पता है कि पूरे भारत भर घट स्थापना, गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। गोवा में भी लेखक को नवरात्रि के समय घट स्थापना और गरबा का आनंद लेने को मिला। यही बात है कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं गोवा जो पहले से पश्चिमी संस्कृति से जुड़ा है, मगर फिर भी उसने अपने भारतीय संस्कृति की उंगली पकड़ रखी है, भारतीय संस्कृति का महत्व उसने समझ रखा है। इस प्रकार से गोवा ने नवरात्रि के अंतिम दिन दशहरे का त्यौहार भी वहाँ मनाया। दशहरे के त्यौहार पर लेखक ने ये देखा कि यहाँ के लोग विशेष पत्तों को एक दूसरे को देखकर बधाई दे रहे हैं। इस प्रकार से लेखक ने इस पाठ के माध्यम से ये 4 बीचों का वर्णन यहाँ किया। वैसे तो गोवा में 40 से कई अधिक बड़े छोटे बीच है, पर उनमें से 7-8 महत्वपूर्ण है और उन 7-8 बीचों में से लेखक ने इन 4 बीचों पर अधिक आनंद लिया। मित्रों, तो हम देखते हैं कि हमने इस पर्यटन से जुड़े हुए पाठ से क्या सीखा। पर्यटन का महत्व क्या है। हम हमारे निजी जिंदगी में समस्याओं से जूझते जब परेशान हो जाते हैं, तो उन समस्याओं से निजात पाने हेतु यदि हम निश्चित रूप से पर्यटन करते हैं तो हमें आनंद आता है। और दूसरी बात, जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ की जो एक हवा होती है, आबोहवा होती है, उससे मन तरोताज़ा होता है। इस तरह से पर्यटन का हमारे निजी जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। इसके आगे मित्रों, मैं आपको इस पाठ से संबंधित स्वाध्याय दे रहा हूँ। इस स्वाध्याय में सबसे पहले आपको करना है जो मुहावरे मैंने पढ़ाते समय बताएं। जैसे पहला ही मुहावरा पहले ही पंक्ति में दिया, पाठ के पहले पंक्ति में पहला मुहावरा आया है, मन तरांगित होना। दूसरा मुहावरा निजात पाना मतलब छुटकारा पाना, मन तरांगित होना मतलब खुश होना, 2-4 होना मतलब जूझना, जेब ढीली होना, अधिक मात्रा में पैसे खर्चा करना। इन मुहावरों का अर्थ आपको पता है। अब इन मुहावरों के अर्थ सहित आपको अपने वाक्य बनाने हैं। और दूसरा स्वाध्याय जो इससे संबंधित है वो ये है, गोवा की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये स्वाध्याय आपको करना है। मैं समझता हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।